Jai Jinendra all of you. This is CA Lavish Jain And this is CA Purvi Jain. and welcome to our YouTube channel named CA Lavish Purvi. We are done with chapter number 1, Nature, Objectives and Scope of Audit in 7 videos. Now we are starting with chapter number 11, Audit Reports. We will first cover the chapter with our handwritten notes and then we will go through the book very quickly in question answer format. This chapter covers 5 to 7 marks of your paper, so prepare it wisely. Subscribe the channel and hit the bell icon so that you receive notifications of our new uploaded videos. So starting with the class. In this class of audit report, we are going to discuss SA 700, 701, 705 and SA 706. So firstly starting with the meaning of audit report. Audit report is the report through which ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ ऑडिटर ने जब ऑडिट करी है उसके बाद उसको उसका ओपिनियन देना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो वो जो ओपिनियन देगा वो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू देगा. उसके बाद ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये दो तरीके की होती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट. Unmodified report is the report which is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं वो एकदम कंप्लीट करेक्ट है और ऑडिटर को उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है, तो उस अकॉर्डिंगली वो सारे मटीरियल रेस्पेक्ट्स में करेक्ट है एंड एज पर एप्लीकेबल FRF भी है जो कि एंटिटी पे लगते हैं. तो ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जो है वो ऐसे 700 में कवर है. मॉडिफाइड रिपोर्ट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में ऐसे 700 कवर करते हैं. सो ऐसे 700 सबसे पहले आता है एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. सो एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में होता है, मतलब कि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा तो उसमें किस अकॉर्डिंगली, मतलब कि फॉर्मेट एक तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर भी जो फॉर्मेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. सो पहले ही हेडिंग आती है टाइटल. टाइटल मतलब जैसे कि ये जो अपना ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो इसलिए रिपोर्ट का नाम होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ताकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट क्यों लिखा है, ताकि हम लोग इसे डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर. जैसे कि इंटरनल ऑडिटर उसकी इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से इशू करेगा, ऐसे ही अपना इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो अपना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के नाम से इशू होता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मतलब नेक्स्ट हेडिंग आएगी एड्रेस. मतलब कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है एड्रेस ही, मतलब कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको एड्रेस करी जा रही है. जैसे कि ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज एप्रोप्रिएट एज पर ऐसे 700. जनरली इट इज एड्रेस टू दोस्त फॉर हुम इट इज प्रिपेयर्ड, जैसे कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी. उसके बाद आता है थर्ड हेडिंग आती है ओपिनियन सेक्शन. यहाँ पर ऑडिटर ने जो ऑडिट करी है उसके बाद जो अपना ओपिनियन देगा वो इस ओपिनियन सेक्शन के अंदर देगा. तो अभी यहाँ पर अपन लोगों ने बोला था कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है तो यहाँ पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा. तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन शैल बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब कि क्या लाइन्स लिखेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए. वो लिखेगा इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीके से भी इस चीज़ को लिख सकता है कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. अब यहाँ पर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और 5 तरीके के होते हैं टोटल. उसके बाद एप्लीकेबल FRF का मतलब जैसे इंड एस के अकॉर्डिंग है, AS के अकॉर्डिंग है या फिर गैप के अकॉर्डिंगली बनाया जा रहा है, उस अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर लिखेगा. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ट्रू एंड फेयर व्यू. यहाँ पर ट्रू एंड करेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप चैप्टर 1 की देखी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रू एंड फेयर ही ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है क्योंकि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारण वो ट्रू एंड करेक्ट नहीं लिख सकता वहाँ पर. तो यहाँ पर जब वो अपना ओपिनियन सेक्शन देगा, ओपिनियन सेक्शन में अपना ओपिनियन देगा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग उसमें ओपिनियन सेक्शन में और भी 4 पॉइंट्स कवर होते हैं. मतलब कि जब ये जो ओपिनियन सेक्शन लिखेगा उसमें उसे ये 4 पॉइंट्स भी कवर करने पड़ेंगे. आइडेंटिफाई द एंटिटी, मतलब किस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है. आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, SOकी एक्सेट्रा. उसके बाद स्पेसिफाई द पीरियड और डेट टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग, मतलब कि कौन से पीरियड की ऑडिट करा है उसने. उसके बाद आएगा स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, मतलब उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड है, उसने ऑडिट करी है. उसके बाद अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं. पहला पॉइंट है टाइटल. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हमारा टाइटल रहेगा. एलिमेंट्स ऑफ एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, मतलब हमारी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में लोग कैसे कैसे देंगे. सबसे पहले टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. एड्रेस ही, किसको हम लोग ये रिपोर्ट एड्रेस कर रहे हैं, जनरली मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, दैट इज़ टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऐसे रहेगी हेडिंग उसकी. सेकंड
फिर हम लोग देंगे ओपिनियन सेक्शन कि हम लोग का ओपिनियन कैसा दे रहे हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन हम लोग आगे जाके देखेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं कि हम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फेयरली प्रेजेंटेड हैं इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। अब ओपिनियन सेक्शन के अंदर ही हम लोग 4 चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल फॉर XYZ लिमिटेड आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट, P&L, स्पेसिफाई द पीरियड और डेट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, और या फिर डेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे रिलेट कर रहे हैं। और चौथा, स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। हम टू द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर XYZ XSX। ठीक है। अब 4th पॉइंट, नाउ जब ऑडिटर ने ओपिनियन दिया 3rd पॉइंट में, उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि उसने ये ओपिनियन क्यों दिया। तो उसके लिए आता है बेसिस फॉर ओपिनियन, मतलब कि इसमें जो ओपिनियन दिया है वो कैसे एंड किस बेस पे दिया गया है वो यहाँ पर बताया जाएगा। अब इस सेक्शन में क्लियरली लिखा रहता है कि ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, डेट इज SAS। मतलब कि ये जो ऑडिटर ने SAS के अकॉर्डिंगली SAS के प्रोसीजर्स वगैरह सब चीज़ें फॉलो करके ही ऑडिट परफॉर्म करी है। और इस सेक्शन में इट ऑल्सो रेफर्स टू दैट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस सेक्शन में हम लोग रेफरेंस भी देते हैं ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। Also, it also states that the auditor has complied with the ethical requirements including independence, क्योंकि ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर जो है वो क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी लाए जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है उसके वर्क में। तो ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, क्योंकि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑडिट परफॉर्म करते समय। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करी थी। इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर वाली से जो 5 हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करी थी, वो वाली एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर ने कंप्लाई करी है। हम लोग हमारे इस ओपिनियन में, इस पैराग्राफ में लिखते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी हमें। इट ऑल्सो कवर्स दैट द ऑडिटर्स बिलीविंग दैट दे हैड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ओपिनियन। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज। तो उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पे ही उसने उसका ओपिनियन दिया है 3rd पॉइंट में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को 5th टॉपिक या फिर 5th पॉइंट 5th हेड में गोइंग कंसर्न, मतलब कि ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि जो एंटिटी की उसने ऑडिट करी है उसका गोइंग कंसर्न कैसा है, मतलब कि वो गोइंग कंसर्न है भी कि नहीं है। मतलब कि दिस सेक्शन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। एक ऐसे 570 है जो कि पूरा गोइंग कंसर्न के लिए बनाया गया है। एंड जिसमें कि ये होता है कि जब अगर जो एंटिटी है उसका गोइंग कंसर्न, मतलब वो गोइंग कंसर्न है भी कि नहीं है, मतलब कि वो लॉन्ग लास्टिंग है भी कि नहीं है। तो दिस पैरा इज़ राइट व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है कि ऑडिटर को इस पर रिपोर्ट ही करना है कि गोइंग कंसर्न एंटिटी है कि नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो ही उसको रिपोर्ट करना है, या फिर कोई उसको और इन्फॉर्मेशन देनी है तो भी वो इस पैरा को लिखेगा। हम लोग ये ऐसे 570 के अंदर डिटेल में देखेंगे कि कब कब ऑडिटर को एक गोइंग कंसर्न पैराग्राफ अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना रहता है। नाउ देयर इज़ अ नोट, it's a very important note. If based on the audit procedures performed under SA 570, auditor is of the opinion that the going concern is appropriate, मतलब कि going concern सही है, entity long lasting है, but material uncertainty exist करती है, मतलब future obviously future uncertain होता है, but auditor को लगता है कि कुछ uncertainty है जिसके कारण इसका going concern खतरे में आ सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, disclosure of which एंटिटी ने पर प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है उसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर शुड ऐड अ सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट विद द हेडिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर एंटिटी ने उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे उसमें इस चीज़ को मेंशन करा है कि देयर इज़ अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, तो फिर तो ऑडिटर जो है वो एक अलग से हेडिंग देके वो भी इस चीज़ को डिनोट करेगा। लेकिन अगर एंटिटी ने डिस्क्लोज नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उस केस में ऑडिटर को मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब वो मॉडिफाइड रिपोर्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला ऑडिट ओपिनियन के अंदर, मतलब अगला पॉइंट रहेगा हमारा, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 701। ऐसे 701 ने कुछ मैटर्स दे रखे हैं कि ये ऑडिट मैटर्स
कि अगर वो लिस्टेड एंट्री के केस में अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये दिस पैरा राइट डाउन व्हेन रिक्वायर्ड, जो ये आपको तभी, ये वही गोइंग कंसर्न की तरह है। अगर ऐसे 701 ने दे रखा है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर होते ही लिखना है, तो हम लोग इस मैटर को हमारे ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हेड इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने बेसिस फॉर ओपिनियन भी दे दिया, मतलब कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है वो किस बेसिस पे दिया है वो भी हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो दिस पॉइंट इज़ अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम लोगों ने, जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम लोग प्री कंडीशंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF, मेंटेन एडुकेट रिकॉर्ड्स फॉर सेफगार्डिंग द एसेट्स एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एंड ऑल्सो मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट्स, क्योंकि मैनेजमेंट को ही जजमेंट और एस्टिमेट जैसे कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी हो गया कि उसको WDV लगाना है या फिर SLM मेथड लगाना है, ये चीज़ें, और साथ के साथ ही जैसे प्रोविजंस का उसको एस्टिमेट लेना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और उसके बाद अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखे, क्योंकि मैनेजमेंट को ही देखना पड़ता है कि उसकी एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। उसके बाद आता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है एंटिटी का, उसको पूरा ओवरसी करना कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एकदम करेक्ट तो है कि नहीं है, मतलब वो ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जो पॉइंट्स हैं 6, ये आपसे एक शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट रहती है उसके एलिमेंट के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आती हैं। ये 4 नंबर से या 5 नंबर में आपसे वो लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने ऊपर देखा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस सेक्शन में ये बताया जाएगा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, एज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड इशू द ऑडिट रिपोर्ट्स दैट इंक्लूड एन ऑडिटर्स ओपिनियन। ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी ऑडिटर को, उसकी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट, मतलब कि उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रीजनेबल एश्योरेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, मतलब कि उसको यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस उसका क्या है वो उसको मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर कि उसने ये रीजनेबल एश्योरेंस किस बेसिस पे दिया है, और साथ के साथ ही जो उसने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाया है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी होता है मतलब कि ऑडिटर का जजमेंट होता है ये, कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख का है तो उसमें अगर 50,000 का एक्सपेंस है तो वो मटीरियल हुआ, लेकिन अगर 100 रुपये का ही कोई एक्सपेंस है तो वो तो इमटीरियल हुआ। तो ये एक तरीके से ऑडिटर का जजमेंट होता है। तो ऑडिटर ने उस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को कैसे ऑडिट करते समय अप्लाई करा है वो भी उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताना पड़ेगा उसे। उसके बाद स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर एक्सरसाइजेज द प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, कि उसने प्रोफेशनल जजमेंट कैसे मतलब उसने क्या प्रोफेशनल जजमेंट करा, एंड साथ के साथ ही उसने कैसे पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एटीट्यूड रखा। प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन हमने हमारे ऐसे 200 वाले वीडियो में कवर कर रखी है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं उसे। अब आगे ऑडिटर, ये तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑडिटर की होती हैं, उसके साथ साथ ही कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑडिटर की होती है जो उसको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि आइडेंटिफाई और एसेस करना रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिट के दौरान अगर उसे कोई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिला है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एसेस करना। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर, जो उसको रिस्क मिला है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन और परफॉर्म करना। उसके बाद थर्ड आता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल तो ऑपरेट होता है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने अभी पढ़ा। तो अब उसको अंडरस्टैंड करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसको गलतियाँ कैसे मिलेंगी। उसके बाद आता है कि एडुकेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल की तो उसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लेकिन जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसकी एडुकेसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी उसे ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद है कि इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज़
वो जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब उसने एंटिटी ने अकाउंटिंग पॉलिसी सेट कर रखी है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है एंटिटी के लिए, उसको इवेल्युएट करना। और जो उसने एंटिटी ने अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लिए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है। मतलब कि उसने प्रोविज़न 50,000 का ही बनता था, लेकिन उन्होंने बना रखा 1 लाख का था कि प्रॉफिट कम हो जाए, तो वो रीजनेबल नहीं हुआ। तो एक तरीके से हम लोग को रीजनेबलनेस देखनी है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की। उसके बाद है इवेल्युएट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेस करे गोइंग कंसर्न है कि नहीं उसकी एंटिटी, और मैनेजमेंट ने जो वो एसेस करा उसको इवेल्युएट करेगा ऑडिटर की मैनेजमेंट ने इस चीज़ को कैसे एसेस करा उस चीज़ को। उसके बाद आता है इवेल्युएट करना ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है। ये तो हो गई जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑडिटर की। उसके बाद ऑडिटर की कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है जो स्पेसिफिकली दे रखी हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू द मैटर कम्युनिकेटेड टू TCWG, उसको कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो TCWG को कम्युनिकेट करें, तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। उसके बाद प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट टू TCWG ऑन कंप्लायंसेस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि TCWG को स्टेटमेंट देना कि उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करा है। उसके बाद है डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स आउट ऑफ द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG। ये जब हम लोग की ऑडिट मैटर्स पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें आपको की ऑडिट मैटर्स का मीनिंग समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर इतना है कि जो TCWG को उसने मैटर्स कम्युनिकेट करें हैं उसमें से कुछ मैटर्स होते हैं जो कि की ऑडिट मैटर्स बनते हैं, तो उनको डिटरमाइन करना ये भी ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा, ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ लिखना है उसे, या तो वो मेन बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के साथ लिख सकता है जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट इशू करा उसी के साथ साथ इसे भी करते हैं, या फिर अपेंडिक्स टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, या फिर अगर कहीं लॉ रेगुलेशन में ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रेफरेंस है तो यहाँ पर वो उस लॉ रेगुलेशन का रेफरेंस दे देगा। Guys, we are winding up this class here and we will discuss the remaining part in our next class. Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share it with your friends too. This was class 8 of our video series. Study hard and make your parents feel proud. Thank you. Bye bye. Jai Hind.